नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का जो शीर्षक अपना पिछली वीडियो में था प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, उसका शेष भाग आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप उम्मीद है आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। तो ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये हिंदी गद्य विधा जो है वो एक व्यंग्य निबंध है। इसके लेखक पहले ही बता दिए, हरिशंकर परसाई। तो बचा हुआ शेष भाग क्या था कि इसमें जो प्रेमचंद हैं वो फ़ोटो खिंचवाते हैं और फ़ोटो खिंचवाते समय उनका जो फटा हुआ जूता है उस पर ही इन्होंने इस बात को लेकर व्यंग्य किया है। उसी व्यंग्य को यहाँ पर हमें उसकी जो शिक्षा है वो ग्रहण करनी है, वो उसमें क्या कहना चाहते हैं वास्तविकता में। बात तो थोड़ी हंसी मजाक की है क्योंकि शीर्षक से ही पता चलता है कि इसका जो नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। अब आगे क्या है, उन्होंने क्या बताया है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा है, लिखा है, प्रेमचंद से कहा है कि तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। उन्हें लगता है ऐसा कि जो फ़ोटो में वास्तविकता में तो क्या है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हम फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, अपना जो चित्र होता है हमारा छायाचित्र है उसमें हम अच्छे से दिखना चाहिए, ये सब कई तमाम बातें होती हैं, सजते संवरते हैं, तो ये है। लेकिन यहाँ पर वास्तविकता ये थी उनकी कि जो वो जैसे थे वैसे इसमें खड़े हो गए थे। वो कहते हैं, क्या कहा है देखिए, कि तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अब उधारी वाली बात है, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। लोग तो मांगे कि कोर्ट से बर्दिखाई करते हैं। ये कुछ उन्होंने तर्क दिए हैं उनके लिए कि यदि आप चाहते 2-5 मिनट के लिए अगर फ़ोटो ही खिंचवानी थी तो इतना समय में आप ले लेते, किसी वस्तु मांग सकते हैं अपन किसी से, कपड़े भी ले लेते हैं। वो कहते हैं बर्दिखाई करेंगे, जो मतलब दूल्हा देखने के लिए, मतलब शादी के लिए लड़का देखने के लिए जाते हैं, विवाह के लिए, तो मेहमान इस तरह से, तो तब वो क्या होता है, दूल्हा उसके लिए क्या मांग लेता है, कोट वगैरह भी ले लेते हैं बर्दिखाई के लिए। ऐसा उन्होंने तर्क देने का प्रयास किया यहाँ पर। और मांगी की मोटर से बारात निकालते हैं, सब जानते हैं इस बात के लिए। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी कटाक्ष किया है, बहुत ही गहरा व्यंग्य किया है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए तो क्या है, बीवी तक, यानी कि मतलब जो पत्नी है उस साथ में जो खड़ी हुई थी वो भी मांग लेती। तो फिर ये जूते वाली बात थी, तो यहाँ पे इस चीज़ को उन्होंने समझाने की प्रयास किया है। तो उनके विचार में ये था कि शायद उन्हें लगता है कि जब तुमसे जूते मांगते नहीं बने तो शायद लगता है कि तुम्हें फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, कि फ़ोटो में हमें किस तरह से खड़ा होना चाहिए, किस तरह से हमारी जो वेशभूषा है, जो हमारी शारीरिक साज सज्जा है, वो कितना महत्व रखती है इस फ़ोटो में, वो उसका आपको महत्व शायद पता नहीं है। वो आगे कहते हैं कि लोग तो इत्र चुपड़ा कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे क्या होता है, फ़ोटो में खुशबू आए। तो ये भी काफ़ी व्यंग्य वाली बात हो गई। हालांकि ऐसा तो होता नहीं है कि अपने छायाचित्र मतलब फ़ोटो में खुशबू आए, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर उन्होंने यहाँ पे कटाक्ष किया है। आगे क्या कहते हैं कि गंदे से गंदे आदमी की जो फ़ोटो है वो भी क्या होती है, खुशबू देती है। कैसे देती है? इत्र लगाने से। और तुमने यहाँ पर फटे हुए जूते पहन रखे हैं। आगे क्या कहा है देखिए, कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस समय में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। टोपी वगैरह लगा लेते हैं या कुछ इस तरह के अपनी जो वेशभूषा को कुछ आकर्षक बनाने के लिए, करने के लिए कोई फ़ोटो या इस तरह से फ़ोटो में क्या है, टोपी वगैरह। तो यहाँ पे उन्होंने सिर और पैर का यहाँ पे जो संतुलन है या अंतर कह सकते हैं उसके लिए वो बताने का प्रयास किया है कि टोपी सस्ती आ जाती है लेकिन जूते थोड़े उससे महंगे आते हैं, लेकिन फिर भी आपको इतने में कम से कम भले ही 5 रुपये में जितने भी उसकी कीमत थी वो ले लेते। अगर खरीदते नहीं बनती, या यहाँ पे उन्होंने उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी एक अगर देखें हम तो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जो आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई थी और वास्तविकता में बच्चों उनकी वास्तविकता में जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, आर्थिक स्थिति। अब यहाँ पर क्या कहा है देखिए, तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। यानी कि कोई तो अपने जूते खरीदने के लिए किसी के पास, कहने का मतलब ये है कि ये उस समय की जो समाज में हमारे जो सामाजिक विषमता है वो आर्थिक स्थिति को लेकर, यानी कि एक तो धनी वर्ग है, धनिक वर्ग है, और एक पूरी तरह से क्या है, बिल्कुल निम्न वर्ग यानी कि जो गरीब है। तो यहाँ पर उन्होंने ये कटाक्ष करने का प्रयास किया है।
यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, न जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब देखिए, एक आमतौर पर ये देखा जाता है कि कोई अगर प्रसिद्ध इस तरह से अगर कोई ख्याति प्राप्त, ख्याति लब्ध अगर कोई व्यक्ति है, और प्रेमचंद को तो ऐसा है ही नहीं कोई यहाँ पर एक साहित्यिक क्षेत्र में जिसकी रुचि होती है, अधिकतर वो तो जानते ही हैं कम से कम, तो प्रेमचंद के बारे में अच्छी तरह से सब जानते ही हैं वो। तो उनका कहने का मतलब ये था कि आपके लिए कथाकार, महान कथाकार की संज्ञा दी जाती है, उपन्यास सम्राट आप कहलाते हैं, युग प्रवर्तक आपको कहा जाता है, सामाजिक चेतना का धनी आपको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी रचनाएं करी हैं ज़्यादातर उनका जो अवलंबन है, यानी कि जो आधार है उसका, कहानी का केंद्रीय बिंदु मतलब वो मुख्य रूप से इसी समाज की आर्थिक विषमता या इस तरह की उनकी व्यथा कथा पर ही आधारित रहता है। लेकिन वो कहते हैं कि फोटो में तो तुम्हारा जूता तक फटा हुआ है। अब मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अब वो कुछ अपने बारे में बताते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारा इस तरह का तुम्हारी स्थिति है, ठीक है मान लिया मैंने, लेकिन मेरा भी जूता कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब एक बात ये है कि कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी जिस तरह की जो आर्थिक स्थिति है, जो पारिवारिक उनकी स्थिति रही है, उससे भी कमतर अगर देखा जाए तो थोड़ी उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। लेखक जो हरिशंकर परसाई हैं, तो वो कहते हैं कि कम से कम मेरा जो अंगूठा है वो तो इस तरह से नहीं निकल रहा है, हाँ थोड़ा सा जूता फटा हुआ है। मतलब उनके कहने का इसमें आशा यह हुआ कि वो ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम इतने गरीब हो तो मैं भी कोई ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना थोड़ा तुमसे कम ही हूँ, बस इतना कहने का प्रयास किया है। आगे कहते हैं कि अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो ये हमारे समाज के और भी कई लोगों के ये मानसिक धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं कि अलग कहीं ना कहीं अपने आप को क्या, जो हमारी वास्तविक स्थिति है। देखिए क्या होता है कि एक बार भले गरीब क्यों ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसी मानसिकता में जीते हैं, रहते भी हैं कि वो अपनी स्थिति को क्या है ढकने का प्रयास करते हैं, अपनी इस गरीबी को क्या है ढकने का प्रयास करते हैं, और थोड़ा बहुत सोचते हैं कि चलिए हम अगर उसको इतना बताने का प्रयास ना करें, दिखावा ना करें थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे तो सच्चाई कुछ और ही थी, बस इतना था, सच्चाई वो ये थी कि वो जैसे हैं वो वैसे ही दिखना पसंद कर रहे थे, उनका ढंग इस तरह का था। तो उन्होंने बताया भी कि मेरी अंगुली क्या है, भले ही ढकी हो, लेकिन तल जो है उसका, जो तलवा जो है उनका, वो पैर वो है वो नीचे घिसा जा रहा है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं बन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इसी तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह। अब उन्होंने जो इस तरह की फीकी मुस्कान प्रेमचंद के चेहरे पर देखी थी, उस पर ही उन्होंने क्या है थोड़ा सा बताया है विषय को, कि क्या कहा है उन्होंने कि अगर मेरी ऐसी कोई जीवनी अगर छापता है, किताबें छपती हैं उनकी, कहने का रचनाएं छपती हैं, तो उसमें भले ही मेरी इस तरह की फ़ोटो कोई छाप दे, लेकिन मुझे इस तरह की जो तुम्हारी स्थिति है, वो मेरे हौसले जो है, मेरा जो साहस है, वह देखकर काफ़ी मैं अपने आप में क्या हो जाता हूँ, झकझोर देती है वो स्थिति मेरे लिए। लेकिन तुम्हारी जो चेहरे पर, जो होंठों पर तुम्हारे मुस्कान है, लेकिन वास्तविकता में वो इस जो व्यंग मुस्कान है वो किस तरह की है, ये उस सोच में वो पड़ जाते हैं। क्या होरी का गोदान हो गया, गोदान का उपन्यास है, उसमें एक पात्र था होरी, वो भी काफ़ी इसी कृषि वर्ग से ही था, इसलिए उन्होंने इसका उदाहरण दिया है। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्गू का खेत चर गई थी, पूस की रात एक इनकी ही कहानी है, उसी का यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए है रचनाओं के। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते, तो ऐसा ही है। नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन में। अब उन्होंने क्या है, ये एक विचारधारा हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं इनके फटे जूते होने के, क्या उनकी स्थिति, क्या उन्होंने कि इतना भी चंद समय के लिए, कुछ समय के लिए अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया, उनका इतना भी महत्व नहीं समझा कि फ़ोटो में मुझे किस तरह से देखना चाहिए। तो इनके क्या कारण हो सकते हैं, उन परोक्ष कारणों पर यहाँ पर उन्होंने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। नहीं, मुझे लगता है कि माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। अब उनकी जो इस तरह की फीकी मुस्कान है, या क्या होता है कि हम कभी अपने आप में अंदर से जब टूटे हुए, निराश हो इस तरह से, या कुछ भी हो, तो हम वास्तविकता में अपने क्या है, अपने जो अंदर से जो खुशी है, या जो अपने
अंदर से जो भाव है, कहने का मतलब जो मूल भाव है, वो उसको अपने चेहरे तक लाते लाते उसको प्रकट करते करते हम उसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो यही यहाँ पर प्रेमचंद जी के साथ में हुआ था। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया है, मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। अब जाहिर सी बात ये भी है कि हो सकता है ऐसा, क्योंकि कहने में भी आता है कि भाई बहुत संघर्ष करते करते क्या है व्यक्ति के, कहते हैं कहावत भी है कि मतलब मेरे चलते चलते, यानी कि तुम्हारे पीछे चक्कर काटते काटते, इस किसी काम के पीछे चक्कर काटते काटते मेरे जूते घिस गए हैं। तो हो सकता है कि इस तरह का कारण रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो स्थिति है वो किसी अकारण तो है नहीं। क्या बनिए के तकादे के से बचने के लिए मील दो मील चलकर चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। कुम्मन दास जी का यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है कि वो एक बार उनके लिए फतेहपुर सीकरी, वहाँ के सम्राट ने, जो मुग़ल सम्राट था, उन्होंने वहाँ पर उनके लिए बुलाया था, लेकिन बार बार उनकी क्या है उपेक्षा की गई, और उस उपेक्षा के कारण को बार बार वहाँ से लौट कर आना जाना पड़ा, इसलिए उनकी इस तरह से स्थिति इस तरह की हो गई थी। कुम्मन दास जो है वो भक्ति काल के एक अच्छे कवि हैं, रचनाकार हैं, जो अष्टछाप के कवि कहलाते हैं, उनमें उनका स्थान है, भक्ति काल के हैं वो, उनका यहाँ पर उदाहरण दिया है। तो उन्हें इस बात का बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जात पन्हैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। तो यहाँ पे एक उदाहरण, ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं कि आवत जावत पन्हैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। तो मतलब कहने का ये है कि कुम्मन दास ने जो ये लिखा था, जो पंक्तियाँ लिखी थी, वो इसी वाले, क्योंकि वो परेशान हो गए थे फतेहपुर सीकरी जाते जाते हुए, और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देख दुख उपजत है तिनको करवो परे सलाम। तो मतलब कहने का ये हुआ कि उसमें कि जिनको देख कर ही क्या हो जाता है, हमें कुछ होते हैं ऐसे व्यक्तित्व के धनी होते हैं कुछ के, जिनको देख कर ही हमारे मन में काफ़ी रोष, काफ़ी दुख हो जाता है, लेकिन उनके लिए फिर भी हमें क्या करना पड़ता है कि फिर भी मतलब उनके लिए हमें मानधान या अपना उनका जो सम्मान है वो रखना पड़ता है, उनके लिए सलाम करना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। तो ये तमाम उनके अभी भी तक ये प्रश्न चल रहे थे, तो वो बार बार यही कह रहे थे कि आखिरकार ये प्रेमचंद जी का जूता ऐसे क्यों फट गया। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है पाठ से संबंधित या मतलब विषय से संबंधित, तो आप शिक्षक से सलाह ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।